मिडिल ईस्ट जहां हर सुबह नई धमकी के साथ शुरुआत होती है, जहां सीज फायर सिर्फ कागजों पर सीमित है, यानी कि कागजों पर जिंदा है, जहां पर एक बयान से पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट यानी कि युद्ध की आग में झोंका जा सकता है। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान का कुछ भी नहीं बचेगा। क्या अमेरिका स्ट्राइक की तैयारी में है या फिर ये सिर्फ एक धमकी है? यानी कि क्या अमेरिका का पर्दे के पीछे काउंटडाउन शुरू हो चुका है? दरअसल ईरान, अमेरिका, इजराइल, यूएई और चीन, ये वो तमाम कंट्रीज है जो पीछे से दांव चल रही हैं और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर चल कौन सी कंट्री रही है, क्योंकि कोई भी पता ही नहीं लगा पा रहा है। और आज हम इस शो में, यानी कि अपने खास शो वॉर रूम में, यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। और आज हम जानेंगे अपने सहयोगियों से कि क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देने वाले हैं। क्या कुछ लगता है इशिका और भावना को कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? बिल्कुल तान्या, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार बयान देते रहते हैं और इस बार फिर अमेरिका ने 5 शर्तें ईरान के सामने रख दी हैं। हालांकि ईरान ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया और ईरान ने भी अपनी 5 शर्तें जो है वो भेज दी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो 5 शर्तें क्या है। तो अमेरिका ने ये कहा है, पहली शर्त में ये है कि जो भी 400 किलो यूरेनियम ईरान के पास है वो संवर्धित यूरेनियम ईरान जो है वो अमेरिका को दे दे। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने रखी है वो ये है कि आपका जो भी संपत्ति बाकी देशों में है उसका 25% भी आपको नहीं दिया जाएगा। ये अमेरिका ने दूसरी शर्त रखी। तीसरी शर्त ये रखी है अमेरिका ने कि जो भी आपको नुकसान हुआ है 28 फरवरी से लेकर अब तक जो भी हमले हुए, जो भी नुकसान हुआ, क्योंकि ईरान ने ये कहा था कि उसे भरपाई चाहिए, यानी मुआवजा चाहिए, तो अमेरिका ने बिल्कुल मना कर दिया है कि कोई भी मुआवजा आपको नहीं दिया जाएगा। चौथी शर्त जो अमेरिका ने रखी है वो ये है कि आप अपने एक ही परमाणु ठिकाने को एक्टिव रख सकते हो, बाकी आपके जो भी परमाणु ठिकाने हैं आप उन्हें एक्टिव नहीं रख सकते। तो ये कुछ जो शर्तें हैं ये अमेरिका ने ईरान के सामने रख दी है। लेकिन अब ईरान ने इन शर्तों पर पलटवार किया। ईरान ये कह रहा है, ईरान की जो शर्तें आई हैं उसमें यह है कि सबसे पहले तो हॉर्मुज पर ईरान का एक तरफा नियंत्रण रहेगा, यानी पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी ये वाला जो एरिया मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये वाला जो एरिया है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर्शियन गल्फ, अरेबियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जो जोड़ता है, ये पूरा एरिया, इस पे ईरान चाहता है कि उसका नियंत्रण रहे। दूसरी शर्त जो ईरान ने रखी है वो ये है कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी बाहर, अंतर्राष्ट्रीय जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा ईरान को दिया जाए। तीसरी शर्त जो ईरान ने रखी है वो ये है कि जो भी उसके यहाँ पर जो भी बमबारी के जो वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है अमेरिका करे। तो ऐसी जो शर्तें हैं वो ईरान ने भी रखी हैं और अमेरिका ने भी रखी है। लेकिन अब जो है इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इन शर्तों को लेकर हो रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि बातचीत तब होगी जब इस तरीके की सारी चीज़ों को पूरा कर लिया जाएगा, जब हमारी शर्तों पर बात होगी उसके बाद ही सीज फायर को लेकर बात हो सकती है। लेकिन ईरान ने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। भावना, देखो इशिका, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इशिका ने बताया कि ईरान की क्या शर्तें रही हैं, वहीं पर अगर देखा जाए तो अमेरिका ने भी अपनी कुछ शर्तें रखी हैं। तो आइए उन पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर अमेरिका ने क्या कुछ शर्तें रखी हैं। देखिए सहयोगी मेरी इशिका, उसने काफ़ी कुछ शर्तें बताई दी हैं, लेकिन उनकी अमेरिका की अगर शर्तें देखी जाए ना तो इशिका कहीं ना कहीं जिया ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो चाह रहे हैं ना कि चित भी अपनी पट भी अपनी, मतलब ट्रंप कहीं से कहीं तक अपना नुकसान चाह ही नहीं रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हर तरफ अमेरिका फर्स्ट हो और अमेरिका का भला हो। अगर जैसे कि इशिका ने जो 5 शर्तें आपको बताई दी, अगर मैं उसको दोबारा से उस पर नज़र डाली जाए तो वो शर्तें क्या हैं? अमेरिका प्रतिबंधों और अपनी नीतियों से ईरान को हुए नुकसान के लिए किसी भी तरह का मुआवजा नहीं देगा। देखिए इसमें मैंने जो आपको सबसे पहले बात बताई कि चिट भी अपनी पट भी अपनी, पहले नुकसान करा दिया उसके बाद मुआवजा देने से भी इनकार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है। जो ईरान को नुकसान हुआ है और ईरान एक छोटा देश है, तो उसको जो नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई, अगर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता है और मानता है कि वो इतना बड़ा देश है और हर तरफ से जो है काबिले तारीफ है, तो क्यों ईरान को जो है नहीं करी जा रही मदद? अगर वो पाकिस्तान को IMF का लोन दे सकता है तो यहाँ पर मुआवजा क्यों नहीं भरा जा रहा उससे? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पर अगर हम आए तो ईरान 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम वॉशिंगटन को सौंप दे। भाई क्यों? अपनी चीजें कोई देश क्यों किसी को सौंपेगा? अपना हक कोई किसी को क्यों सौंपेगा? क्योंकि देखिए ये एनरिच यूरेनियम जो बन रहा है ये ईरान की प्रॉपर्टी है,
अमेरिका को कोई हक नहीं बनता उससे छीनने का, और वो छीन भी नहीं सकता है। ये कोई लॉ नहीं है कि किसी के देश में तुम कोई इंटरफेरेंस करो, ये बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, ईरान अपने कुल परमाणु सुविधाएं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में से एक को ही सक्रिय रख सकता है। देखिए, ट्रंप साहब जो हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो अमेरिका की गद्दी में बैठकर, राजाओं वाली गद्दी में बैठकर ऋषिका जो है ईरान के हुक्मराने बन जाए, ईरान के ऊपर हुक्म चलाएं। देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि कोई भी देश ऐसा चाहेगा ही नहीं कि अब कोई दूसरा देश उनके ऊपर हुक्म चलाए। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट गलत है और ट्रंप इसमें सिर्फ अपना भला देख रहे हैं। तो देखिए, जब समझौते की बात आती है ना इशिका, तो मुझे लगता है जिया कि समझौते की जब बात आती है तो दोनों देश इक्वालिटी पर आए। कुछ ऐसे समझौते के पॉइंट्स हो कि अमेरिका का भी भला हो रहा हो, ईरान का भी भला हो रहा हो, तब जाके समझौता होता है, ना कि ये कि सिर्फ अमेरिका और इजराइल का भला हो रहा हो। कहीं ना कहीं मुझे ये पॉइंट्स जो है ना खटके। बिल्कुल भावना और जिया, यहाँ पर हुक्म की बात हो रही है। अभी जो इन पॉइंट्स को लेकर बात हुई है, कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि इसमें ना तो रिक्वेस्ट है ना प्लीजर कहीं पर नजर आए, सिर्फ डायरेक्ट डिमांड की जा रही है कि ये सिर्फ मेरा है तो लाइक मेरा है। तो जिया क्या लगता है? देखो, आपने वैसे अगर देखा जाए तो जिया डोनाल्ड ट्रंप की आदत यही रही है। डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा से आदत ये रही है कि जिस पर दबाव बन सकता है उस पर बनाया जाए, और जहां दबाव नहीं बन सकता वहां वो कुछ नहीं बोलते हैं। रशिया के आगे दबाव नहीं बना तो रशिया यूक्रेन पर कुछ नहीं कहा गया। ऐसे ही वेनेजुला पर दबाव बनाया गया भावना, तो वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया। आपने बात करी बातचीत की भला होने की। ईरान जैसे देश को, जिसको सभ्यता आप मिटाने की बात करते हैं, क्या हिरोशिमा नागा जैसे जो हमने करा था कि बिल्कुल ही जापान में जो न्यूक्लियर ब्लास्ट आपने करे थे, वो दोहराने की धमकी भी आप कैसे दे सकते हैं किसी देश को? कितनी बड़ी बात है अपने आप में कि हम सभ्यता मिटा देंगे। क्या सिर्फ ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर हम बात करें वो सिर्फ अमेरिका की ठेकेदारी है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका बहुत कुछ चाले चल रहा है यहाँ पर। आप एक बार ईरान का जो बिल्कुल मैप मैं आपको बताऊं तो आप ईरान को देखिए, ईरान है कहाँ? ईरान है मिडल ईस्ट के बिल्कुल सेंटर में। यहाँ से ईरान सिर्फ सबको जोड़ता है, अकेला ईरान है जो यहाँ पे सबको बिल्कुल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेते हुए पूरे मिडल ईस्ट को जोड़ता है। ईरान से रशिया तक पे नज़र रखना बहुत आसान है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये रशिया आ जाता है, ये ईरान है, ये रशिया है। यहाँ से रशिया पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ईरान के लिए, अमेरिका के लिए। अब अगर बात करें, मेरी सहयोगी इशिका ने बताया स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो ईरान ने कहा है कि सिर्फ अकेले उसका हक होना चाहिए। फिलहाल मैं किस किस का हक है बता देती हूँ। यहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का हक है, और यहाँ आता है ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। दो कंट्री मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना राज करती हैं। लेकिन अब अमेरिका जो, अगर हम बात करें, इराक में अपने यूएस बेस मॉडरेट कर रहा है। वहाँ इराक से लेकर ईरान पर जो जितने भी हमले हो रहे हैं वो इराक से हो रहे हैं। ना सिर्फ इराक से, ये बहरीन, कतर, यूएई, जितने भी मिडिल ईस्ट है फिलहाल इस समय इस आग में झुलस चुके हैं, इस आग में पूरी तरह झुलस चुके हैं। और ईरान, ये तेहरान है, यहाँ आयतुल्लाह अली खामेनाई रहते थे। अब इस ईरान को लेकर अमेरिका चाहता है वो इस पर दबाव बना ले। जब जब इतिहास गवाह है भावना, जब जब ईरान के अंदर अमेरिकी सरकार रही है या अमेरिका की समर्थन वाली सरकार रही है, तब तब अमेरिका और ईरान दोस्त रहे हैं। लेकिन जैसे ही ईरान ने वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, ईरान के आयतुल्लाह अली खामेनाई आती हैं, वैसे ही अमेरिका उसका दुश्मन हो गया है। ना सिर्फ तेल की बात है यहाँ बात है ईरान पर कब्जा करने की। तान्या। बिल्कुल जी हाँ, लेकिन यहाँ पर इशिका से एक सवाल पूछ लेते हैं। हाल ही में जैसे कि ईरान को धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अगर समझौता नहीं हुआ, समझौता भी डोनाल्ड ट्रंप करवाते हैं और वॉर भी डोनाल्ड ट्रंप करवाते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो चट भी मेरी पट भी मेरी। लेकिन ईरान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आया। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका यानी कि अपनी आर्मी, अपना युद्ध पोत वगैरह को नहीं हटाता है तो ईरान भी हमला करेगा। तो क्या कुछ लगता है? देखिए, बिल्कुल मतलब समझौता करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और वॉर भी डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। पता है तान्या, डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं है। अमेरिका में इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति आए हैं, अमेरिका की नीति ही ये रही है, अमेरिका को पहले रखना, यानी सुपर पावर बनाना। अगर हम इतिहास की बात करें तो कहा जाता था मल्टीपोलर वर्ल्ड है, दो उसमें
कई हिस्सों में बट चुका है। एक तरफ सोवियत था, दूसरी तरफ अमेरिका था। कहा जाता था सोवियत बहुत बड़ा सुपर पावर है क्योंकि उसके अंडर काफी सारे देश आते थे, जो आज का यूक्रेन भी है, जो आज का बेलारूस भी है। टूटने के बाद जब 1991 में टूटा तो अमेरिका अपने आप को पहले से ही बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। और अगर हम तेल की बात करें तो तेल जो है एक ऐसा मुद्दा आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फैल चुका है, ऐसा बन चुका है जिसके लिए हर देश जो है वो लड़ रहे हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखिए कि अगर तेल नहीं है तो कितने देशों की अर्थव्यवस्था नीचे गिर जाएगी। इतने बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर धड़ल्ले से नीचे आएगा अगर तेल की कीमतों में। जैसा कि हमने अभी देखा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जिस तरीके से नियंत्रण हुआ, भावना व्यापारिक जहाज़ों को रोका गया, उनकी नाकेबंदी करी गई, उन पर हमला किया गया, तो तेल की कीमतें, तेल को लेकर कितना ज़्यादा बवाल हो गया था ये हमने देखा। तो तेल जो है ना वो सबसे ज़्यादा अहम यहाँ पर हो जाता है और यही जो है अमेरिका करता है। जैसा कि जिया ने कहा कि जब अमेरिका की पसंद की सरकार ईरान में थी तब अमेरिका खुश था। क्यों? क्योंकि वो जो सरकारें थी, जो भी सारी चीजें कर रही थी, वो अमेरिका को कहीं ना कहीं तेल जो है वो देती थी। हालांकि ईरान में उस तरीके का प्रोग्रेस उस दौरान नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब अली खामनेई से पहले अली खुमेनेई आए थे उस दौरान जो है वो ईरान में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होना शुरू हुआ। उसके बाद जो है फिर से अमेरिका द्वारा संचालित, क्योंकि यार ये जो डीप स्टेट है ना, ये डीप स्टेट बड़ा खेल करने की कोशिश करती है। जो देश उसको लगता है कि अगर वो देश काम नहीं आ रहा तो डीप स्टेट उसी के अलाए देश, जैसे अगर हम बात करें तो सोवियत ने क्यूबा को अलाए करने की कोशिश की ताकि अमेरिका पर नजर रख सके। ऐसे ही जो अमेरिका है, अमेरिकी डीप स्टेट जो है वो ताइवान को करने की कोशिश कर सकती है ताकि चीन पर। और अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की तो साउथ कोरिया में भी यूएस आर्मी है। नॉर्थ कोरिया को देखने के लिए नॉर्थ कोरिया में क्या सारी चीज़ें हो रही, तो डीप स्टेट यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और यही सेम चीज़ जो है वो ईरान के साथ हुई। जब तक ईरान की सत्ता में ऐसे लोग बैठे थे जो अमेरिका को सारी चीज़ें पहुँचाते थे, तेल पहुँचाते थे, उनके साथ व्यापार करते थे, उनकी बातें मानते थे, तब तक अमेरिका जो था वो बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही अली खामनेई आए उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। उसके बाद से जो है वो चीज़ें यहाँ पर बदल गई। क्योंकि जिस तरीके से देखिए इशिका, जहाँ बात आ रही है कि ट्रंप सिर्फ अपना भला देखते हैं और जब तक ईरान के जो लीडर थे वो उनके साथ थे, उनके हक में थे, तब तक उनके साथ था। लेकिन खामनेई आए तो वो दुश्मन बन गए। लेकिन इसके अंदर ये भी तो हो सकता है कि अगर इनकेस सॉल्व हो जाती है ईरान अमेरिका की तो कहीं इजराइल ना दुश्मन बन जाए। क्योंकि अभी तो देखिए चाइना से आते ही नेतन्याहू को जो है 30 मिनट कॉल पर बात करके सब कुछ बताया गया, सारी चीज़ें बातें करी गई और ये भी कहा गया, नेतन्याहू से ये कहा जा रहा है कि वक्त तेज़ी से निकल रहा है ईरान के लिए, कुछ बड़ा हो सकता है, ईरान को इसके लिए सोचना चाहिए। वो बड़ी बातें अगर हम आपको 3 पॉइंट्स में समझाएं कि नेतन्याहू से कॉल पर बातचीत हुई और वो बातचीत क्या हुई, तो ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि समय तेजी से बीत रहा है और उसे जल्दी कदम उठाने होंगे वरना कुछ नहीं बचेगा। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन आप शर्तें क्या रख रहे हो पहले वो तो देखो। सब कुछ शर्तें अमेरिका के हक में, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है? आपने अपने लिए सोचा क्या? आपने ईरान के लिए सोचा, वहाँ की जनता के लिए सोचा कि क्या वहाँ की जनता मर रही है? तुम्हारे हमलों से वहाँ की जनता मर रही है, तुम अपनी शर्तें मान रहे हो। लेकिन मैंने जैसा कि बोला कि समझौता तभी होता है जब दोनों साइड से इक्वल हो। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दोनों नेताओं ने ईरान पर चर्चा की और ट्रंप ने नेतन्याहू को चीन की यात्रा के बारे में जानकारी दी। देखिए ट्रंप की ना एक आदत है, ट्रंप ना मीठा बनने की, मतलब ट्रंप एक मीठे बोल बोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ट्रंप जिसके साथ दोस्ती हो रही हो ना जिया, तो ट्रंप उसके साथ मीठे बोल बोलने की बहुत कोशिश करते हैं। ऐसे ही अभी जो है अच्छे टर्म्स चल रहे हैं इजराइल के साथ, तो कहीं ना कहीं वो इजराइल से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और चीन यात्रा के बारे में जो कि कुछ भी लेना देना नहीं था इजराइल का, तब भी इजराइल को उसके बारे में बताया जा रहा है। हालांकि हाँ देखिए भावना, आपने बात करी कि इजराइल और ईरान की, इन दोनों की जो लड़ाई है वो दशकों पुरानी है। ठीक है, पैलेस्टाइन को लेकर इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। हर चीज़ पर दो देशों का इंटरनल मुद्दा था, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। इशिका ने बात करी थी कि जो तेल का मुद्दा था, जब तक अमेरिका को तेल मिल रहा था ईरान से तब तक ईरान अच्छा था। अब जैसे ही अब ईरान को जो तेल सप्लाई है वो नहीं मिल रही थी अमेरिका को, तो उसने उसको दुश्मन बना लिया। अब मैं आपको
आपको बताना चाहूंगी, लगान मूवी आपने देखी थी, आमिर खान की आई थी, उसके अंदर जैसे टैक्स वसूल करते थे वैसे ही ईरान से वो टैक्स वसूला जा रहा था। अब उसको ईरान को इतना लोन दे दिया गया है अमेरिका की तरफ से, या ब्रिटेन की अगर हम बात करें, पहले जो यूएसए था उसकी तरफ से हम बात करें, इंग्लैंड की तरफ से या जो भी था, कि उन्होंने को इतना लोन दे दिया गया कि उसकी टैक्स भरपाई के अंदर ही जो जितना तेल आ रहा था, जितना प्रॉफिट हो रहा था, वो सब टैक्स भरपाई के अंदर ही जा रहा था। अब आज का जो खामेनेई का दौरा था, जो खुमेनेई के उससे पहले दौरा था, वो सब उसमें चला जा रहा था। जैसे ही सत्ता परिवर्तन होती है, खुमेनेई आते हैं, तो वहाँ से जो तेल का जो सप्लाई था उन्होंने ये चेंज करा कि भाई हम आपको कोई तेल नहीं देंगे, हमारा खुद का भी तेल होता है, हमारा खुद का भी प्रॉफिट होता है, तो हम खुद उसको ये करेंगे। वहाँ जब सत्ता परिवर्तन होती है, वहाँ क्या नाम है, अमेरिका गुस्सा हो जाता है कि भाई नहीं, अब तो आपको तेल देना पड़ेगा या वॉर की बात हो जाएगी। वहाँ से ये अमेरिका ईरान के जो क्लैशेस है वो चलने लगे हैं। उसके बाद बीच में आते हैं जो इजराइल की जो मुद्दा था। अब इजराइल का कहना है कि ईरान जो जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जो हिजबुल्ला, हमास, हूती है, इनको सपोर्ट कर रहा है। अब आप देखिए, ईरान यहाँ है और बात करें इजराइल यहाँ है, 3 देश छोड़कर इजराइल आ रहा है और वहाँ पर इजराइल का कहना है कि ईरान समर्थन दे रहा है। एक बार भी क्या शक बाकी देशों पर नहीं आ सकता जिनके साथ बॉर्डर भी शेयर नहीं हो रहा ईरान का, तो इजराइल के साथ वहाँ तक लड़ाई पहुँच चुकी है। एक तरफ तो ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हिजबुल्ला और हूतियों को सपोर्ट कर रहा है ईरान, इसलिए उसके खिलाफ जाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का क्या, जिसको इतना सपोर्ट किया जा रहा है, भैया पाकिस्तान का क्या? अब देखिए, ईरान के साथ तो बॉर्डर भी शेयर हो रहा पाकिस्तान का। अगर डोनाल्ड ट्रम्प को ईरान की सभ्यता दिख रही है, उसे मिटाने की बातें कर रहे हैं, तो पाकिस्तान भी है जी, इसे भी मिटा दीजिए आप, ये भी आतंकवाद को सपोर्ट करता है, तो पूरी दुनिया जानती है। यूएन के अंदर, बिल्कुल यूएन के अंदर साफ तौर पे कहा जाता है कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है आतंकवाद को। अगर आप कह रहे हैं कि ईरान तीसरे देश में, मतलब यहाँ अगर मैं बात करूँ भावना, यहाँ आकर अगर हिजबुल्ला, हमास, हूती को सपोर्ट कर रहा है, लेबनान में हमले हो रहे हैं ईरान की वजह से, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल बॉर्डर शेयर कर रहा है। आप पाकिस्तान की सभ्यता मिटाइए। लेकिन यहाँ सिर्फ ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज दिलवाएंगे शहबाज शरीफ उनके। अब आप देखिए कैसी सुपर पावर है ये, जो पाकिस्तान जैसों के आगे घुटने टेक रही है। भावना, देखिए, ये भी बोला गया था कि चीन जाने से पहले यहाँ तक बोला गया है कि शहबाज शरीफ जो है, पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा देश है। भाई क्यों अच्छा देश है? वो आतंकवाद को पनाह नहीं दे रहा। अगर ईरान इतनी पनाह दे रहा है और इसलिए हमले कराए जा रहे हैं, 2 दोस्त मिलकर ये जुगलबंदी क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर ऐसा ही आप कर सकते हो तो पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान के हमले क्यों नहीं रुकवा रहे? आतंकवाद को क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? पाकिस्तान पे हमला इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पाकिस्तान को, उनको पता है पाकिस्तान से हमें कुछ नहीं मिलने का। नहीं, नोबेल पीस प्राइज भी नहीं दिला पाएंगे शहबाज शरीफ, उनको कुछ नहीं मिलेगा पाकिस्तान से। ना तो पाकिस्तान पे तेल है उसका, ना कुछ है, खुद के पास कुछ नहीं है। IMF के टुकड़ों पे पाकिस्तान पल रहा है, लेकिन ईरान के पास तेल है। लेकिन ट्रम्प की तारीफें कर रहा है। बिल्कुल नहीं, लेकिन ईरान के पास तेल है और ईरान के पास सब कुछ है जो अमेरिका को अमीर बना। बिल्कुल जिया, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प चाइना गए हैं इशिका। अब उसके बाद चाइना जाने के बाद उन्होंने नेतन्याहू से बातचीत की है, तो उससे क्या कुछ लगता है? यानी कि अगर इजराइल ने और ईरान ने, मतलब कि इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर वॉर किया है, उसके बाद चाइना का मतलब उनकी विजिट हुई है और अब नेतन्याहू से बातचीत हुई है, तो क्या लगता है कि अभी तक जो वॉर चल रहा था, तो क्या शी जिनपिंग को, नेतन्याहू को अपनी साइड लेना चाह रहे हैं या फिर कुछ बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं? देखिए तान्या, ये है जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। यहाँ पर हर नेशन अपना हित देखता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन रूस का युद्ध हो, ईरान और इजराइल का युद्ध हो, यूक्रेन को सबसे ज़्यादा हथियार यूएस पहुंचाता है, जर्मनी को हथियार, हालांकि जर्मनी में सबसे ज़्यादा टैंक्स बनाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी यूएस जो है वो हथियार, ये जो नेटो वाली सारे कंट्रीज़ है, इनको सबसे ज़्यादा हथियार जो है वो यूएस पहुँचाता है। नेटो का आर्टिकल 5 यही कहता है कि अगर किसी भी एक देश पर हमला, यानी हम सब पर हमला, तो यहाँ पर यूएस की जो आर्मी है वो सबसे बड़ी सपोर्टर रही है। और यूएस का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी अर्थव्यवस्था चलती है, उसका आधा जो है उसके हथियार से जाता है। और इजराइल जो है
इसराइल काफ़ी मात्रा में यूएस से हथियार खरीदता है और वही हथियार इसराइल जो है वो कहीं ना कहीं बाकी देशों में भी जो है सप्लाई करता है। अब बात करते हैं नेतन्याहू की, क्योंकि उनकी ट्रंप के चीन दौरे के आने के बाद नेतन्याहू की और उनकी बात हुई है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब नेतन्याहू इस तरीके से एक्टिव हुए हैं। एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि ये जो हमला अब हुआ है ये 2010 में करने की प्लानिंग थी, क्योंकि इसराइल के जो ये प्रधानमंत्री है नेतन्याहू ये भी और इससे पहले भी हमेशा से ये बोलते आए हैं कि ईरान जो है वो ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, यानी इजराइल की संप्रभुता के लिए खतरा है। जब नेतन्याहू आके बोलते हैं और वो ये कहते हैं साफ साफ कि इजराइल ने अपनी आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़ख्म झेले हैं, इजराइल ने बहुत मेहनत की अपनी आज़ादी को पाने के लिए। क्योंकि आपको अगर मैं एक चीज़ दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये है इजराइल, ये है जेरूसलम, ये वो एरिया है जो सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र है। ये सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र है। उसके बाद इजराइल ने, अगर हम इतिहास देखें तो लेबनान से भी इजराइल का झगड़ा हुआ, इजराइल का झगड़ा जॉर्डन से भी हुआ, कहीं ना कहीं सीरिया से भी इजराइल का झगड़ा हुआ। और लेबनान में जो ऐसे तत्व यानी हिजबुल्ला, ऐसा जो है मिलिटेंट ग्रुप उसको कहा जाता है हालांकि, तो ऐसे वो एक्टिव है जो इजराइल की संप्रभुता के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और ये बात इजराइल शुरू से कह रहा है, वो हमेशा से कह रहा है कि अगर खाड़ी में ईरान की पावर को अगर नीचे आप नहीं गिराओगे तो वो सबके लिए खतरा बन जाएगा। यूएई और सऊदी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अमेरिका को सऊदी ने रोका था, सऊदी ने कहा था कि आप ईरान पे हमले बंद मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ईरान पर हमले बंद किए तो बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। और सेम चीज़ यहाँ पर इजराइल कह रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती सिर्फ ये दोस्ती नहीं है कि दिखाने वाली दोस्ती है, ये डिफेंस लेन देन की दोस्ती है। सबसे ज़्यादा हथियार अमेरिका जो है इजराइल को पहुँचाता है और इजराइल बाकी दुनिया में भी हथियार पहुँचाता है। अब आप ये भी देखिए कि इजराइल ने अपना आयरन डोम, जो सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, सबसे बड़ी शक्ति प्रणाली है, वो यूएई को देने की बात करें तो कहीं ना कहीं यूएई को भी फंसाने की इसमें कोशिश हो रही है। एक आइलैंड मैं आपको दिखाती हूँ जिसको लेकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो लगातार यूएई पर ये बोल रहा है कि आप जाकर ईरान के इस आइलैंड पर कब्जा करो। खर्ग द्वीप को लेकर तो मैं सबसे पहले आपको वो आइलैंड दिखा देती हूँ, लावान आइलैंड। ये वो आइलैंड है जिसको लेकर अमेरिका और इजराइल लगातार ये कह रहे हैं यूएई से कि आप जाकर इस पर कब्जा करो, अपनी सेना को उतारो, क्योंकि ईरान ने अभी हाल ही में यूएई की रिफाइनरी पर हमला किया है। इसको लेकर यूएई को कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल फंसाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब दोनों जो है फंसते नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर चाइना का मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में चीन यात्रा से लौटे हैं और हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर ईरान को लेकर सबसे ज़्यादा बातें हुई हैं। और ईरान ये पहले ही कह रहा था कि जिनपिंग जो है वो बहुत ही समझदार शख्सियत है, बहुत ही समझदार नेता है, उन्हें पता है कि अमेरिका को किस तरीके से हैंडल करना है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप दो जगह फंसते हैं। एक तरफ तो चाइना, क्या चाइना ने कोई शर्तें नहीं रखी होंगी सामने? अगर ट्रंप ने ईरान को लेकर शर्तें रखी तो चाइना भी इतना दूध का धुला तो है नहीं कि उसने शर्तें नहीं रखी होंगी। तो डोनाल्ड ट्रंप अब यहाँ पे दो मोर्चों पर फंस गए। एक तरफ है नेतन्याहू जिसको वो अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स देते हैं, सारी डिफेंस प्रणालियां देते हैं, और एक तरफ है चाइना जिससे सेमीकंडक्टर लेना हो या फिर कोई अपना अलग ट्रेड करना हो, चाहे अपने एरोस्पेस के जितने भी सामान भेजने हो। तो यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दो तरीके से फंस गए हैं। बिल्कुल ऋषिका भावना, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहते हैं कि अभी हाल ही में चाइना की तरफ से बताया गया है कि शी जिनपिंग और ट्रंप की कोई डील हुई है। वो डील्स हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वो डील्स हुई हैं जो चाइना और अमेरिका जो कभी दुश्मन हुआ करते थे और अब दोस्ती में इन लोगों का रिश्ता बदल चुका है, तो कौन कौन सी वो डील्स हैं? देखिए, इशिका ने बात कही कि इजराइल से जो है ट्रंप की दोस्ती बढ़ रही है, तो उस पर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन देखिए, इजराइल से वो दोस्ती बढ़ा रहा है, चाइना से वो दोस्ती बढ़ा रहा है, तो लेकिन कहीं ना कहीं जो ताइवान जो है उसका दुश्मन बनता जा रहा है, ताइवान से वो पलड़ा झाड़ता जा रहा है ना। वो मैंने जैसा कि कहा, ट्रंप हमेशा अपना भला देखते हैं। अब अगर आते हैं हम डील्स पर, चीन की डील पर, तो चीन अक्सर तो बोलता नहीं है, लेकिन जब वो बोलता है तो मुझे लगता है कि वो उसने बातें कहीं ना कहीं वो झलकाई हैं। क्या क्या डील हुई, तो ऐसे में चाइना के एक प्रवक्ता ने ये बताया है कि सबसे ज़्यादा चर्चा आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर हुई है। जैसा कि आपको पता है कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन जो हैं ट्रंप के साथ पहुंचे थे चाइना, बीजिंग पहुंचे थे, बीजिंग की धरती पर कदम रखा था। तो ये दो मुद्दों पर बातचीत हुई है, ऐसा कहा गया है, आर्थिक और व्यापारिक। अब इन मुद्दों पर क्या बातें हुई हैं, क्योंकि 200 इशिका बोइंग जेट का जो डील्स हुई है और साथ में ये डील, तो मेरे को लगता है कि
ये डील हुई है कि 200 बोइंग जेट्स तो ठीक है, लेकिन ट्रंप ने और भी काफ़ी कुछ इस पे डील करी होगी। और दूसरे पॉइंट पर आते हैं, चीन अमेरिका ने टैरिफ से संबंध सकारात्मक सहमति जताई। देखिए, टैरिफ की बात तो होनी ही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों देश परेशान हैं, और अगर अपनी दुश्मनी को जो है दोस्ती में बदल रहे हैं तो दोनों कुछ ना कुछ ऐसे उस पर ज़रूर आएंगे पॉइंट पर जिससे सुलह हो सके। टैरिफ पर दोनों की सहमति हुई है कि टैरिफ को कम करेंगे। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश में चिंताओं की चर्चा के लिए व्यापार परिषद और निवेश परिषद की स्थापना करने पर सहमति बनाई है। चीन अमेरिका कुछ कृषि उत्पादों पर नॉन टैरिफ लगाने और बाजार प्रवेश समस्याओं का समाधान करने या उन्हें सार्थक रूप से प्रोत्साहित करेंगे। देखिए, वही कि अपना मुद्दा देखा है अमेरिका ने, कहीं ना कहीं नॉन टैरिफ लगाने की भी बात कर दी गई है। देखिए, जब दोस्ती की बात आती है इशिका, तो ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, ट्रंप अपनी भलाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अगर इजराइल ने या किसी और देश ने कोई ज़्यादा अच्छी डील दे दी तो ट्रंप कैसे पलट जाए, वो भी कोई डील नहीं है। और लेकिन इसके बीच, इन सबके बीच, इन शर्तों के बीच कहीं ना कहीं अब ताइवान से बिगड़ती जा रही है, क्योंकि ताइवान के जो राष्ट्रपति है ना, उन्होंने गुस्से में भड़ककर आखिरकार बयान दे दिया है। उन्होंने ये बोल दिया है कि ताइवान एक आज़ाद देश है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया कि अपने देश का सब अपने आप देखो, अपने देश की रक्षा सब अपने आप करो। तो ताइवान ने जो है जिया कहीं ना कहीं वो बना लिया है कि मतलब उनके राष्ट्रपति जो हैं, उनके राष्ट्रपति ने ये बयान दे दिया है कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है और वो जानता है कि अपने देश की रक्षा उन्होंने किस तरीके से करनी है। बिल्कुल भावना, आपने ताइवान का यहाँ पर ताइवान से लेकर एक सवाल मेरा भी है कि क्या लगता है कि भी हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ईरान अमेरिका चल रहा है, क्या अब हाल ही में चाइना और ताइवान का वॉर चलने वाला है? क्योंकि जिस हिसाब से चाइना और शी जिनपिंग, यानी कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मतलब हर हाल में वो ताइवान पर कब्जा करके रहेंगे, तो स्थिति यही बता रही है कि कहीं ना कहीं जंग छिड़ सकती है। बिल्कुल तान्या, मैं अगर आपको बताऊं कि चाइना और ताइवान का आखिर मुद्दा क्या है। देखिए, अक्सर चाइना ताइवान की, अगर चाइना ताइवान से पहले मैं आपको अमेरिका और चाइना का मुद्दा बताऊं तो उन्होंने हमेशा जो टी होता है, जो चार जो टी होते हैं, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ताइवान और टैरिफ, इन पर हमेशा से बात रही है। चाहे दोनों सुपर पावर्स आपस में ट्रेड की बात करें, टैरिफ की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, सब पर यही चीज़ें रहती हैं। अब चाइना ताइवान का मुद्दा आप समझिए, चाइना का कहना है कि ताइवान हमेशा से उसकी सरजमी रहा है, ये ताइवान है। अब ये हमेशा से कहा जाता है कि चाइना कह रहा है कि ताइवान हमेशा से उसकी सरजमी रहा है, उसका हिस्सा रहा है, लेकिन ताइवान की सरकार कहती है हमारी डेमोक्रेसी अलग है, हमारी करेंसी अलग है, हमारी सरकार अलग है और हमारी नेवी मिलिट्री सब अलग है, तो हम आपकी सरजमी कैसे हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो मैं बता देती हूँ। चाइना के अंदर दो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और एक नेशनल पार्टी थी। नेशनल पार्टी का कहना था कि वहाँ डेमोक्रेसी रहे और डेमोक्रेटिक के लिए तौर पर वहाँ पर इलेक्शन हो। वहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी जो अभी भी है वहाँ पर, उनका कहना था कि एक ही पार्टी रहती है और एक ही पार्टी रहती है। अब जब सिविल वॉर होती है, जब 1947 के अंदर या समथिंग में सिविल वॉर होती है, तो वहाँ से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो वही रहती है और नेशनल पार्टी आ जाती है ताइवान, और वहाँ से वो रूल करना शुरू करती है। वहाँ उनकी डेमोक्रेसी होती है, अपनी करेंसी होती, सब कुछ होता है। अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो यूएस नेवी है वो भी कई बार ताइवान की सुरक्षा करती नज़र आती है। वहीं चाइना की जो नेवी है वो भी कई बार यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज करती नज़र आती है, जिस पर ताइवान कहता है कि हमें भड़काने की कोशिश करी जा रही है या हमें उकसाने की कोशिश करी जा रही है। चाइना कहता है जब आप हमारी सरजमी है तो हम वहाँ पर क्यों ना आएँ। अब यही मुद्दा जो है जिसमें जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी भी एंट्री होती है। दरअसल ताइवान सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती हैं उसका सबसे बड़ा निर्यातक है। अगर वो चिप्स ना हो तो मेरे हिसाब से जो चाइना है और अमेरिका है दोनों ही ताइवान को छोड़ देंगे। अब हाँ बिल्कुल, जो अगर हम बात करें बड़े बड़े बिजनेसमैन की जिनको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना की धरती पर गए थे, वो सारे बिजनेसमैन किस पर निर्भर हैं? वो चिप पर, जो आपके फ़ोन में लगती है, जो डेस्कटॉप में लगती है, वो चिप जो है उसका सबसे बड़ा निर्यातक है ताइवान। ताइवान अगर वो चिप ना दे, ताइवान अगर वो चिप, जिसे कहते हैं कि एक ही कंपनी है ताइवान की, अगर वो चिप ना बना कुछ बना दो तो आपकी सारी जो टेक्नोलॉजी है, जितनी भी AI चिप्स हैं या जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, वो एक बार के लिए कहीं ना कहीं ठप हो जाएंगे। बिल्कुल। अब
ताइवान से वो चिप लेना चाइना भी चाहता है और ताइवान से वो चिप लेना अमेरिका भी चाहता है। वो दोनों ही देश नहीं चाहते कि ताइवान या तो चाइना के पास जाए या फिर वो अमेरिका के पास जाए। लेकिन अब जैसे जो चाइना, अब डोनाल्ड ट्रंप जो बिन पैंदे के लोटी हैं, वो बिल्कुल ही अब चाइना की तरफ हो गए हैं कि हमें तो आप चाइना के साथ समर्थन देना है। तो इसी पर ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं वो भड़के हैं। अब मैं एक बार भावना से कहना चाहूँगी कि एक बार जो ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो बयान है, एक बार वो आपको ज़रूर बता देंगे। भावना, देखिए, हाल ही में जो चाइना के राष्ट्रपति हैं ना, वो भड़क उठे हैं, उन पे ट्रंप पे भड़क उठे हैं। एक तरह से चीन और ट्रंप दोनों पे ही भड़क उठे हैं, क्योंकि हाल ही में जब चाइना जाकर आए हैं तो ट्रंप के एकदम आव भाव ही चेंज हो गए ताइवान के लिए। अभी तक बहुत सगा था ताइवान, लेकिन एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वही वाली बातचीत हुई है। तो ऐसे में राष्ट्रपति लाई चिंगते का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ताइवान बीजिंग के अधीन नहीं है। ताइवान की आज़ादी का सीधा मतलब यही है कि हमारा देश ना तो चीन का हिस्सा है और ना ही उसके नीचे काम करता है। लाई चिंगते ने साफ किया है कि ताइवान का भविष्य सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोग तय करेंगे, कोई बाहरी देश नहीं। देखिए, इसको अब आप एक धमकी के तौर पर लो, एक रिक्वेस्ट के तौर पर लो, या फिर एक समझौते के तौर पर लो। ये बात जो है राष्ट्रपति ने ताइवान के एकदम साफ कही है इशिका। बिल्कुल भावना, क्योंकि ताइवान का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो अब से नहीं चल रहा है, ये बरसों से चला आ रहा है। यूएस आर्मी ताइवान की रक्षा करती है। यूएस आर्मी का बहुत बड़ा बेड़ा जो है वो ताइवान में तैनात है, और वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनसे सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए या कुछ चाहिए, वो चाइना की जासूसी के लिए भी है। क्योंकि चाइना हमेशा ये कहता है कि ताइवान हमारी रेड लाइन है, जिस दिन किसी भी देश ने आके इसको पार कर दिया, उस दिन उस देश का वो हश्र होगा जो सोचा भी नहीं होगा। जापान की बात यहाँ पर करते हैं। जापान की राष्ट्रपति ताइकेची ने अभी हाल ही में ताइवान को लेकर बयान दिया था। उसके बाद क्या हुआ, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग भड़क गए। उसके तुरंत बाद क्या होता है, उसके बाद ताइकेची जो है वो व्हाइट हाउस जाती हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करती हैं। जापान और अमेरिका के रिश्तों की अगर बात करें तो अभी रिसेंट में रिश्ते बहुत अच्छे देखे जाते हैं कि बहुत अच्छे रिश्ते, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब जापान चीन के कुछ हिस्सों में कब्जा कर बैठा था, और उसके बाद जो वो कब्जा हो रहा था, और जैसा कि जिया ने बताया कि नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, और जो ये नेशनलिस्ट वाले थे जब ये इस द्वीप पर आए, जिसको आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं, जिस हम द्वीप पर आए, ये जो नेशनलिस्ट वाले थे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो शंघाई है, चीन का वो एरिया, जब भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर समिट के लिए पहुंचे थे, काफ़ी फेमस जो है ये, यहाँ पर लगातार नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में लगातार झड़पें हुई, लगातार सारी चीज़ें हुई, और उस दौरान इसका फ़ायदा किसने उठाया? सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया? इस देश ने, जापान ने। जी हाँ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का जापान ने उठाया, और जापान ने क्या किया, जाकर बीजिंग और ये वाला जो पूरा एरिया था, इस पर जाकर कब्जा करना जापान ने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब चाइना में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, और अच्छा, दोनों का एक ही मकसद था कि चाइना जो था ना, वो कई राज्यों में बट गया था। दोनों पार्टीज का एक मकसद था कि चाइना को एक बनाना है। ये जो आज आप इतना बड़ा चीन देख रहे हैं, जिसको हम ड्रैगन चीन कहते हैं, ये पूरा ये अलग अलग हिस्सों में बट गया था उस दौरान, जब नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में जो है इनकी दोनों की आइडियोलॉजी थी, वो मैं आपको बताऊंगी, जिया ने भी बताया। दोनों का मकसद एक था कि दोनों पार्टीज का मकसद एक था कि चीन को एक देश, यानी वन चाइना। तो दोनों का मकसद था। नेशनलिस्ट चाहते थे कि अमेरिका की तरह लोकतंत्र आए, लेकिन दूसरी तरफ कम्युनिस्ट वाले, माओ जेडुंग की पार्टी ये चाहती थी कि रूस जैसी आइडियोलॉजी जो है वो चाइना में आए, यानी लोकतंत्र ना हो, जो है वो सारा जो भी करे वो सरकार करे। तो ये माओ जेडुंग की पार्टी चाहती थी। उस दौरान जब यहाँ पर युद्ध शुरू हुए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो कम्युनिस्ट पार्टी वाले कहीं ना कहीं पीछे हटना स्टार्ट हुए, लेकिन फिर उनको सपोर्ट मिला रशिया का। किसका? रशिया का। क्यों? क्योंकि रशिया की आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट वालों की आइडियोलॉजी से बिल्कुल सेम थी, और जब कम्युनिस्ट वाले रशिया के सपोर्ट से हावी हुए तो नेशनलिस्ट वाले एक द्वीप पर भागे, जिसको आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। और ताइवान में जाकर, ये जो ताइवान है, इसमें जाकर नेशनलिस्ट पार्टी ने अपनी अलग सरकार बनाई, अपना लोकतंत्र बनाया, सब कुछ जो भी था, सब कुछ वो चाइना से लेकर यहाँ पर आए थे नेशनलिस्ट वाले। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रशिया और ट्रंप की बात हो रही है, तो यहाँ पर ना एक सवाल और उठता है। अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था, यानी कि 3 दिन का सीज फायर। कहाँ गया वो सीज फायर? सिर्फ कागजों पर जिंदा है।
नजर नहीं आ रहा वो 3 दिन का सीज फायर। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैं जानना चाहूंगी मतलब तीनों की क्या राय है, भावना, जिया और इशिका की, मतलब क्या कुछ लगता है आप लोगों मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पुतिन जब विक्ट्री डे परेड थी रशिया में और उन्होंने पुतिन ने आके जब संबोधन दिया तो उन्होंने साफ कहा था कि विक्ट्री डे परेड से पहले हमने अमेरिका, चाइना और इंडिया, इन 3 देशों को हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले होते हैं तो हम नहीं छोड़ेंगे। और ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पता थी कि अगर यूक्रेन अगर हमले करने गया तो रूस ऐसा हमला करेगा कि यूरोप की धरती हिल जाएगी और इसकी चपेट में सिर्फ यूक्रेन नहीं आएगा, बाकी देश भी आएगा। और बाकी देश है नेटो के मेंबर्स, और नेटो की ठेकेदारी किसके पास है? सबसे ज्यादा अमेरिका के पास, क्योंकि सबसे ज्यादा आर्मी वो देता है। तो 3 दिन के सीज फायर का ऐलान राष्ट्रपति पुतिन ने तो कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि मैं बहुत खुश हुआ, आई एम वेरी हैप्पी कि जो राष्ट्रपति पुतिन हैं और जो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने 3 दिन का विक्ट्री डे पर जो ये सीज फायर था वो किया। हालांकि ये जो विक्ट्री डे परेड थी वो इतनी ज़्यादा भव्य नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को भी देखा गया था, लेकिन ये इतनी ज़्यादा भव्य नहीं थी। तो ये जो 3 दिन का सीज फायर था ये विक्ट्री डे परेड के लिए था। तान्या, बिल्कुल इशिका, लेकिन यहाँ से भावना और जिया की राय भी जान लेते हैं। उन लोगों को क्या लगता है कि किस लिए था ये सीज फायर जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था और फिर से सेम चीजें कंटिन्यू होने लगी है, मतलब यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में। देखिए, रशिया और यूक्रेन का मामले में ना मुझे लगता है कि रशिया में जो पुतिन चाहेंगे वो होगा, ना कि ट्रंप के कहने पर। ट्रंप के कहने पर कुछ नहीं हो सकता। ट्रंप अपने आप को सुपर पावर ज़रूर मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक पुतिन नहीं चाहेंगे, जब तक। बिल्कुल भावना, ये सही कहा कि रशिया में वो चलेगा जो पुतिन चाहेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं कि उन्होंने लगभग 8 और 9 के बीच में मतलब कि युद्ध रुकवाया, मध्यस्थता रही है उनकी। तो इस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, इस पर मैं कहना चाहूंगी, मैंने अभी भी एक चीज बोली थी कि डोनाल्ड ट्रंप बिन पैंदे के लौटे हैं। वो कहीं भी जहाँ पे युद्ध होता है वहाँ अपनी जो फेम है वो लेने पहुंच जाते हैं। जबकि अभी जो रशिया यूक्रेन की अगर हम बात करें, रशिया यूक्रेन का भी मुद्दा दशकों से चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को अभी बीच में आने के लिए किसी ने नहीं कहा था। बिल्कुल, अभी भी बिल्कुल इतने साल हो चुके हैं, 4 साल से तो हम युद्ध ही देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी कन्फ्लिक्ट चल रही थी। जब 2014 में क्रीमिया पर जो रशिया ने हाथ लिया था, उसके पहले भी ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब जब 4 साल से स्थिति इस लेवल पर पहुंच गई है, वहाँ अगर डोनाल्ड ट्रंप ना आते तो उनको फेम कहाँ मिलता भावना। लेकिन अब अगर आज की हम बात करें, 3 दिन के सीज फायर की अगर हम बात करें, पुतिन ने भी अपनी तरफ से 2-3 दिन पहले भी कहा था कि हम शांति प्रस्ताव चाहते हैं, हमें शांति चाहिए। यूक्रेन में कई बार कह चुका है, लेकिन दोनों ही देशों के बीच ये शांति प्रस्ताव नहीं हो रहा, क्योंकि वही बात जो भावना ने कही थी कि दोनों देशों का जब तक भला ना हो, या तो रशिया का भी भला हो और यूक्रेन का भी भला हो, इक्वल समझौता ना होगा, तब तक बातें नहीं होंगी। बिल्कुल जिया, जैसे अभी हाल ही में जिया ने बोला कि समझौता नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर नजर डाली जाए समझौता कर कौन रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप, जिनका खुद का नहीं हो पा रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन का समझौता करवाएंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप जिनका ईरान और अमेरिका का खुद का नहीं हो पा रहा है। लेकिन नजर इस पर भी बनाकर रखनी पड़ेगी कि आने वाले दिनों में चाइना और ताइवान के बीच क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस हिसाब से रशिया और यूक्रेन वॉर कंटिन्यू चल रहा है, ईरान अमेरिका का चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के चाइना जाने के बावजूद भी, तो अब क्या कुछ होगा? क्या चाइना शांति से बैठ जाएगा, या फिर इन दोनों के बीच में, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कोई डील हुई है ताइवान पर हमला करने के लिए? लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिए हमारे खास शो वॉर रूम के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।